जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 4 नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी पढ़ने वाले हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब लिख लेना, अगर इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ तो हेडिंग लगाना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। ये भाग 4 में आता है, जो अनुच्छेद 36 से 51 आता है। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे भाग 1, पार्ट 1 हम लोगों ने देखा था, तो जो अनुच्छेद 1 से 4 आता है, अनुच्छेद 1 से 4। जब हम लोगों ने पार्ट 2 देखा, तब पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में, जो अनुच्छेद 5 से 11 आता है। अब हम लोगों ने देखा भाग 3, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार बोलो या मूल अधिकार बोलो, दोनों एक ही शब्द है। तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल राइट, भाग 3 में आता है। तो ये 12 से 35 अनुच्छेद में आता है। अब हम देखेंगे भाग 4, पार्ट 4, इंग्लिश में पार्ट 4, हिंदी में भाग 4। भाग 4 में देखेंगे तो ये 36 से 51 आता है, 36 से 51। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे भाग 4। देखो, पहले हम लोग देखेंगे स्रोत देखेंगे आखिर ये कहां से लिया गया, तो ये आयरलैंड से लिया गया। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ कि ये जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिया गया? जो भारतीय संविधान में जो शामिल है, नीति निर्देशक तत्व जो शामिल है भाग 4 में, आखिर ये कहां से लिया गया, इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है आयरलैंड। मैंने आपको पढ़ाया था भाग 2, सिटीजनशिप। तो ये सिटीजनशिप ये कहां से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता पाई जाती है? तो एकल नागरिकता पाई जाती है, जो ब्रिटेन से लिया गया। तो भाग 2 नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। आज हम लोगों ने देखा भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट देखा गया था, देखे थे हम लोगों ने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट देखा था। तो ये कहां से लिया गया मौलिक अधिकार? यूएस से, अमेरिका के संविधान से लिया गया। जब हम लोग अभी पढ़ेंगे भाग 4 नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी पढ़ेंगे, तो ये कहां से लिया गया? ये लिया गया आयरलैंड से लिया गया। तो देखो, इसमें आता है 36 से 51 अनुच्छेद। तो हम देखेंगे आर्टिकल 36 देखेंगे, अनुच्छेद 36 देखेंगे, तो इसमें राज्य की परिभाषा है, इसमें स्टेट की डेफिनेशन है। याद करो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था अनुच्छेद 12 से 35, जब मैं फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था, आपको मौलिक अधिकार पढ़ा रहा था, तो अनुच्छेद 12 में उसमें भी राज्य की परिभाषा थी। तो वही राज्य की परिभाषा होगा जो यहाँ अनुच्छेद 36 में लिखा गया। यहाँ ये राज्य, वो राज्य, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये वाला राज्य नहीं होगा। यहाँ वो वाला राज्य होगा जो मैंने अनुच्छेद 12 में पढ़ाया था। अब मैं देखो, एक ही चीज को बार बार रिपीट करके मैं कैसे बताऊं आपको? तो आपको देखना, तो पिछला सेशन जाकर देखिए, जो मैंने फंडामेंटल राइट, जो आपको मौलिक अधिकार जो मैंने आपको पढ़ाया, उसमें अनुच्छेद जो 12 में जो राज्य की परिभाषा है, वही इसमें राज्य की परिभाषा होगा। कहने का मतलब, वो राज्य कहलाएगा जिसके पास सोवरेनिटी हो, सोवरेनिटी में संप्रभुता हो। कहने का मतलब राज्य वो कहलाएगा कि जिसके पास मतलब कि निर्णय लेने के लिए उसके पास फ्रीडम प्राप्त हो, किसी पर निर्भर ना हो, किसी का दबाव महसूस ना करो, वो उसके पास सोवरेनिटी हो, और साथ ही साथ उसके पास एक क्षेत्रफल हो, जनसंख्या हो, तो वो एक राज्य कहलाएगा। इसके अलावा वो मतलब कहने का मतलब वो सोवरेनिटी, संप्रभु और क्षेत्रफल और जनसंख्या, तो उसे हम राज्य कहेंगे। अगर आपको गहराई से जानना है कि व्हाट इज अ स्टेट, व्हाट इज राज्य की परिभाषा क्या था, अनुच्छेद 12 जाके देखो, तो इसमें सेम वही परिभाषा होगा। अब देखते हैं आर्टिकल 37 देखते हैं, अनुच्छेद 37 देखते हैं। तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात ये न्याय योग्य नहीं है। पहले इसको रफ कर लेते, देखो क्या है। देखो, अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात ये न्याय योग्य नहीं है। अब देखो, ये बात आती है न्याय योग्य क्या है। अब देखो, अनुच्छेद 36 से 51 जो नीति निर्देशक तत्व है, जो डीपीएसपी में, तो इसमें भी आपका अधिकारों के बारे में बताया गया। आपको ये अधिकार होगा, वो अधिकार होगा, इसमें भी तमाम प्रकार के अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया। लेकिन ये परिवर्तनीय नहीं है, ये न्याय योग्य नहीं है। अगर ये अधिकार अगर आपको नहीं दिया जाता है ना, आपको ये नहीं प्राप्त होता, तो इसके लिए आपको कोर्ट में जाकर अर्जी नहीं लगा सकते, मतलब कि कोर्ट सीधा नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब, राज्य के पास अगर होगा, है ना, अगर राज्य चाहेगी ये अधिकार आपको मिले, तो हो सकता है आपको ये अधिकार मिलेगा। लेकिन राज्य चाहेगी आपको ये अधिकार, मतलब राज्य अगर नहीं दे पा रही है अधिकार, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल राइट पढ़ाया था, मौलिक अधिकार पढ़ाया था। तो मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है या हनन होता है, तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट दूर है तो हाई कोर्ट भी जा सकते हो अर्जी लगाने के लिए। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ, मौलिक अधिकार भाग 3 न्याय योग्य है या नहीं है? तो मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, परिवर्तनीय है, इन्फोर्समेंट है, तो वो क्या होगा? परिवर्तनीय है, न्याय योग्य है। कौन सा? मौलिक अधिकार भाग 3। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाएगा कि भाग 4 नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, क्या ये न्याय योग्य है, क्या ये परिवर्तनीय है? जी नहीं, ये परिवर्तनीय नहीं है, ये न्याय योग्य नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसमें भी अधिकारों के बारे में बताया गया। जैसे मौलिक अधिकार आपके अधिकारों के बारे में बताया गया, उसी प्रकार से डीपीएसपी में आपके अधिकारों के बारे में बताया गया कि आपके ये अधिकार होंगे, ये अधिकार, मतलब तमाम प्रकार के अधिकारों के बारे में बताया गया। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर यह अधिकार अगर हमें नहीं मिलता, राज्य के द्वारा अगर यह
अधिकार हमें नहीं मिलता, ये हमें नहीं प्राप्त होता, क्या हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं? क्या अर्जी लगा सकते हैं, रीट जारी कर सकते हैं? जी नहीं, आपका ये अधिकार नहीं देता, क्योंकि ये न्याय योग्य नहीं है, ये परिवर्तनीय नहीं है। अगर राज्य चाहेगी, अगर ये राज्य के पास ये उपलब्ध होगा तभी ये अधिकार आपको मिलेगा, अन्यथा आपको ये अधिकार नहीं दिए जाएंगे। मतलब ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है, अगर राज्य चाहेगी तो आपको ये अधिकार दिए जाएंगे, अगर राज्य नहीं चाहेगी तो आपको अधिकार नहीं दिए जाएंगे। ये परिवर्तनीय नहीं है, ये न्याय योग्य नहीं है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, देखो इसको मैं बार बार मैं बता रहा हूं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ नीति निर्देशक तत्व या भाग चार बोलो या नीति निर्देशक तत्व बोलो, क्या ये परिवर्तनीय है, क्या ये न्याय योग्य है? जी नहीं, ये परिवर्तनीय नहीं है, ये न्याय योग्य नहीं है। लेकिन आपसे भाग 3 पूछा जाएगा, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार पूछा जाएगा, क्या वो परिवर्तनीय है, न्याय योग्य है? जी हाँ, वो परिवर्तनीय है, न्याय योग्य है, इन्फोर्समेंट है। वो अब अगर उसका उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके रीट जारी करके सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट दूर है तो हाईकोर्ट अपने राज्य के जो स्टेट में जो हर एक राज्यों में हाईकोर्ट होता है, तो उस हाईकोर्ट में आप जाकर के अर्जी लगा सकते हो। लेकिन जब बात आती है भाग 4, तो ये परिवर्तनीय नहीं है, ये न्याय योग्य नहीं है। अब देखते हैं आर्टिकल 38 देखते हैं, अनुच्छेद 38 देखते हैं, लोक कल्याण की प्रवृत्ति। अब ये लोक कल्याण क्या है, ये पब्लिक वेलफेयर क्या है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पब्लिक वेलफेयर। कल्याण का इंग्लिश होता है वेलफेयर, लोक का होता है मतलब पब्लिक, है ना, लोग। तो लोक कल्याण पब्लिक वेलफेयर की आवृत्ति सामाजिक आर्थिक कोमा लगा देना, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय मिलेगा मतलब सामाजिक रूप से विकास किया जाएगा, आर्थिक विकास किया जाएगा और राजनीतिक न्याय मिलेगा। देखो सामाजिक विकास किया जाएगा मतलब समाज में जो भी पिछड़ा वर्ग है और जो मतलब कि जो समाज में जो पिछड़े वर्ग है, जो व्यक्ति पीछे है, तो उसका सामाजिक विकास किया जाएगा, आर्थिक विकास किया जाएगा और राजनीतिक न्याय मिलेगा। ये अनुच्छेद 38 में वर्णन है। अब देखते हैं अनुच्छेद 39 देखते हैं, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। देखो राज्य के द्वारा कुछ है ना, कुछ एलिमेंट दिए जाएंगे, राज्य के द्वारा कुछ प्रदान किया जाएगा। क्या प्रदान किया जाएगा? देखो अनुच्छेद 39, यहाँ देखो अनुच्छेद लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लिख लेना अनुच्छेद 39 क्लोज ए। परंतु ए में देखते हैं तो पुरुष एवं महिला सभी नागरिकों को आजीविका पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, समान अधिकार। देखो पुरुष हो या महिला हो, जेंट्स हो या लेडीज हो, पुरुष एवं महिला सभी नागरिकों को आजीविका मतलब आजीविका बोले तो अपना जीवन चलाने के लिए, है ना, मतलब कि जीवित रहने के लिए कोई साधन तो होना चाहिए ना, कोई रोजगार को तो कुछ साधन होना चाहिए ना। तो महिला एवं पुरुष कोई भी हो, महिला एवं पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त मतलब इनफ पर्याप्त रूप से साधन प्राप्त करने का समान अधिकार मिलेगा। समान अधिकार मिलेगा, इसको बोला गया ईएलओ, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बराबर रूप से यह अधिकार दिया जाएगा सभी व्यक्तियों को, चाहे वो नागरिक हो या महिला हो, सभी नागरिक को आजीविका के पर्याप्त साधन मिलेगा, समान अधिकार दिया जाएगा। तो यहाँ पुरुष एवं महिला को समान रूप से समान अधिकार दिया जाएगा, ईएलओ, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 39 क्लोज बी देखते हैं, तो संसाधनों का वितरण मीन्स बांटना, तो संसाधनों का बांटना, है ना, रिसोर्सेज का मतलब कि रिसोर्सेज को जो वितरण किया जाएगा समान रूप से होगा। देखो यहाँ पर दोनों लिखा हुआ, एक यहाँ पर लिंक हो गया। तो संसाधनों का वितरण समान रूप से होगा, जो भी संसाधन जो भी रिसोर्सेज है उसका जो वितरण किया जाएगा, बंटवारा किया जाएगा या बांटा जाएगा तो समान रूप से क्या होगा, भेद किसी प्रकार से जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या महिला पुरुष के लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, संसाधनों का वितरण समान रूप से होगा। यह अनुच्छेद 39 क्लोज बी में वर्णन है। अब देखते हैं अनुच्छेद 39 क्लोज सी में देखते हैं। क्लोज मतलब हिंदी में बोला जाता है अनुच्छेद 39 परंतु सी। तो इसमें देखते देखो यहाँ पर क ख ग भी हो सकता है। देखो हिंदी में क ख ग, इंग्लिश में ABCD। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 39 क्लोज सी में देखते संसाधनों का विकेंद्रीकरण या हितों का संकेतन नहीं होगा, यह अनुच्छेद 39 के सी में वर्णन है। अब देखते हैं अनुच्छेद 39 डी देखते हैं, ये 4 नंबर में आ जाएगा। समान कार्यों के लिए समान वेतन, पुरुष हो या महिला हो। देखो समान कार्य, अगर कार्य समान है, अगर जो वर्क है जो काम है अगर वो समान कार्य है तो महिला हो या पुरुष हो उसको समान वेतन दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष अगर ज्यादा काम कर रहा है तो उसको ज्यादा वेतन दिया जाएगा, या महिला ज्यादा काम कर रही है तो उसको समान कार्यों के लिए मतलब बराबर कार्यों के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगर पुरुष को 10,000 रुपए अगर मंथली इनकम दिया जा रहा है तो महिला को भी 10,000 इनकम दिया जाएगा। तो समान कार्यों के लिए समान वेतन दिया जाएगा पुरुष और महिला को। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ किसी प्रकार का अगर उल्लंघन होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर पुरुषों को अगर मतलब कि ये प्रकार से परिवर्तनीय नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब देखते हैं अनुच्छेद 39 के क्लोज ई देखते हैं। पुरुष एवं महिला कर्मकारों मतलब काम करने वाले लोग, पुरुष एवं महिला कर्मकारों के स्वस्थ मतलब उनके हेल्थ, स्वस्थ एवं शक्ति का तथा बच्चों का सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, कार्य हेतु विवश ना करे। मतलब कि पुरुष हो या महिला हो, कर्मकार मतलब कि जो काम कर रहे उनके स्वास्थ्य और शक्ति का भी ध्यान रखना है। मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनको जो शक्ति है, जो उनकी जो क्षमता है, क्षमता से अधिक
है ना, क्षमता से अधिक कार्य करने के लिए विवश नहीं कर सकते। और जो बच्चों का जो सुकुमार अवस्था होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कार्य करने के लिए विवश नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 39 क्लोज ई में वर्णन है। अब देखते हैं अनुच्छेद 39 एफ में देखते हैं, बच्चों को स्वतंत्र व स्वच्छ वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर सुविधा दी जाए। देखो बच्चों को फ्रीडम, बच्चों को जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको फ्रीडम, स्वतंत्र रखा जाए, स्वच्छ वातावरण में, है ना, स्वच्छ वातावरण में रखा जाए, और स्वस्थ हेल्थ डेवलपमेंट, स्वस्थ विकास के लिए, स्वस्थ विकास के अवसर की सुविधा दी जाए। ये अनुच्छेद 39 क्लोज एफ में वर्णन है। अब देखते हैं अनुच्छेद 39 यहाँ कैपिटल है। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, संविधान में अगर ये स्मॉल ए आ रहा है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आ रहा है, तो समझ जाना इसे संशोधन करके, मतलब कि पहले बार में, प्रथम बार में संशोधन करके बनाया गया, इसमें जोड़ा गया है। लेकिन जब देखते हैं, जब कैपिटल ए देखते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो संविधान संशोधन में ये द्वितीय बार संशोधन किया गया। प्रथम बार अगर ये स्मॉल एबीसीडी है, अगर स्मॉल अल्फाबेट है, तो समझ आना संशोधन हुआ है, लेकिन वो प्रथम बार, पहली बार संशोधन हुआ है। लेकिन जब देखते कैपिटल अल्फाबेट देखते हैं, तो समझ आना ये द्वितीय बार संशोधन किया गया है। इसी प्रकार हम लोग देख रहे थे कि अनुच्छेद 39 डी ई एफ जो आ रहा था, ये स्मॉल डी ई एफ आ रहा था, ये स्मॉल अल्फाबेट थे, एबीसीडी का स्मॉल अल्फाबेट था। लेकिन जब देखते हैं अनुच्छेद 39 यहाँ पर क्लोज ए देखते हैं, तो जो ए लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ कैपिटल ए लिखा हुआ है, यहाँ कैपिटल अल्फाबेट है, तो इसका मतलब इसे बाद में संशोधन किया गया। देखो मैंने आपको अनुच्छेद 39 ए ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने, अनुच्छेद 39 स्मॉल ए, तो कहने का मतलब जो ये स्मॉल ए है, जो स्मॉल अल्फाबेट है, इसको संविधान संशोधन करके पहली बार में जोड़ा गया, मतलब प्रथम संशोधन किया गया, इसमें पहली बार जोड़ा गया था, और इसे बाद में, मतलब कि अनुच्छेद 39 जो ए लिखा हुआ स्मॉल ए है, इसको पहले संशोधन में जोड़ा गया, और जो अनुच्छेद 39 है ना, अनुच्छेद 39 है, और जो इसमें कैपिटल ए है, इसको बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है। अब इसमें क्या है, अनुच्छेद 39 की कैपिटल ए में क्या वर्णन है, देखो इसका प्रावधान देखते हैं। इसमें समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार ना होना पड़े। इसका क्या मतलब है, देखो आप लोग कोर्ट जाते हो तो बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होते हैं जो अपना खुद का वकील नहीं रख सकते, तो कोर्ट के द्वारा, है ना, सरकारी वकील उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णन है कि सरकारी वकील प्रोवाइड करना है। देखो जो गरीब है, जो खुद का वकील नहीं रख सकते, है ना, केस लड़ने के लिए खुद का वकील नहीं रख सकते, वो इतने सक्षम नहीं है, तो सरकारी वकील उन्हें प्रदान किया जाता है। कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा उन्हें सरकारी वकील प्रदान किया जाता है। लेकिन ये सब बातें ये किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो देखते हैं अनुच्छेद 39 कैपिटल ए, क्लोज कैपिटल ए में प्रावधान है। अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39 क्लोज ए में वर्णन है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना, मतलब कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, निःशुल्क कानूनी सहायता का उपलब्ध कराना, ताकि गरीबों को अन्याय होने का शिकार ना होना पड़े, अन्याय का शिकार ना होना पड़े, ताकि उन्हें अन्याय का शिकार ना होना पड़े। इसलिए उन्हें सरकारी वकील, यहाँ पर सरकारी कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, निःशुल्क सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। जो सरकारी वकील प्रोवाइड किया जाएगा उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, वह निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 40 देखते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या वर्णन है, ग्राम पंचायत का गठन। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से अगर बिलोंग करते होंगे, अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे, तो वहां पर इलेक्शन होता है, मुखिया का, ना, सरपंच का इलेक्शन होता है, मुखिया का इलेक्शन होता है, वार्ड सदस्य का इलेक्शन होता है। तो जो ग्राम पंचायत में जितने भी सदस्य आ गए, तो इसका अगर व्याख्या पूछा जाए, प्रावधान पूछा जाए कि मतलब किस अनुच्छेद में व्याख्या उल्लेख है, तो अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णन है, अनुच्छेद 40। इसको मतलब कि स्टार लगा लो, यहाँ पर एक सिंगल स्टार लगा लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान या ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में व्याख्या है, तो अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 40 में उल्लेख है। अब देखते हैं अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी आदि में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। अब देखो कुछ दशा में कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, तो उसमें बुढ़ापे में देखो पेंशन पाने का अधिकार, बेरोजगारी है तो बेरोजगारी को रोजगार पाने का अधिकार, बीमारी है तो अगर बीमारी में उसको इलाज करवाने का अधिकार, आदि में काम, यहाँ पर कोमा लगाना, काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 41 का वर्णन है, कुछ दशाओं में, कुछ कंडीशन में, कुछ ऐसे स्थिति आती है, तो जो जैसे बुढ़ापा हो गया, तो बुढ़ापा में पेंशन पाने का अधिकार, बेरोजगारी है तो रोजगार पाने का अधिकार, अगर बीमारी है तो उस बीमारी से इलाज पाने का अधिकार, अच्छे से इलाज हो सके आदि, काम में, है ना, मतलब कि उसको काम में, शिक्षा में एवं लोक सहायता में पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41 में व्याख्या, अनुच्छेद 41 में ये प्रावधान है। यहाँ नोट करके लिखा हुआ है, लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। देखो अनुच्छेद 41 को लोक कल्याणकारी सिद्धांत कहा गया, पब्लिक वेलफेयर थ्योरी कहा गया, पब्लिक वेलफेयर थ्योरी से कहा गया। लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, पब्लिक वेलफेयर स्टेट थ्योरी किसको कहा गया, यहाँ पर वेलफेयर स्टेट थ्योरी भी कहा गया, पब्लिक वेलफेयर स्टेट थ्योरी।
तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत अनुच्छेद 41 में वर्णन है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट थ्योरी। यहाँ पर लिख लेना पब्लिक वेलफेयर स्टेट थ्योरी का, और पब्लिक वेलफेयर स्टेट थ्योरी का प्रावधान या उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 41। लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत किस अनुच्छेद को कहा गया, तो अनुच्छेद 41। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 40 को, 40 और 41 को आप स्टार लगा करके लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ ग्राम पंचायत का गठन क्या उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन मिलता है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत किस अनुच्छेद को कहा गया है या किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 41 में वर्णन है। लेकिन जब देखते हैं अनुच्छेद 42 देखते हैं, अनुच्छेद 42 में क्या कहता है कि कार्य के न्याय संगत मनवोचित दशा एवं प्रसूति सहायता, मनवोचित दशा एवं प्रसूति की सहायता। देखो कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशा, तो मानवोचित दशा मतलब कि मानव, अगर इसको संधि विच्छेद करोगे मानवोचित, मानव प्लस उचित, तो मानव की जो उचित हो सकता है वो न्याय संगत किया जाए, कार्य की न्याय संगत किया जाए, मानव के उचित जो हो सके। और प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता मतलब प्रेगनेंसी के बारे में बात किया गया, जो महिला अगर प्रेग्नेंट है ना, जो महिला प्रेग्नेंट है तो उससे काम नहीं करवाया जा सकता, उसको छुट्टी दिया जाएगा। तो कहने का मतलब जो भी महिला प्रसूति है मतलब प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी के दौरान उस महिला से काम नहीं करवाया जाएगा और उसे छुट्टी पर घर भेज दिया जाएगा, और उसका जो सैलरी है उसका सैलरी भी नहीं काटा जाएगा। ये अनुच्छेद 42 आर्टिकल 42 में वर्णन है कि जो महिला प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान है, तो उससे उस महिला से काम नहीं करवाया जाएगा, उसे छुट्टी देकर के घर भेजवा दिया जाएगा और उसके उसका स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा और उसका सैलरी भी नहीं काटा जाएगा। तो किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 42 में वर्णन है। अब देखते हैं अनुच्छेद 43 देखते हैं। अनुच्छेद 43 में क्या कहता है, आर्टिकल 43 में क्या कहता है, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। पहले समझ लेते हैं कुटीर उद्योग क्या है। जो छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पापड़ बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, तो इसका जो कुटीर उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उसका जो अगर व्यापार करते हैं तो उसका विकास है ना, उसका व्यापार कुटीर उद्योगों का विकास, तो उन सभी का विकास करने का अगर प्रावधान देखा जाए या उल्लेख देखा जाए तो अनुच्छेद 43 में वर्णन है। और इसमें कहा गया है कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी। ये निर्वाह मजदूरी क्या है, देखो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करो कि अगर कोई कर्मचारी को या किसी लेबर को उठा करके लाती है ना, उसको दिन भर काम करवाती है, शाम तक काम करवाती है, दिन भर से लेकर के शाम तक काम करवाई। जैसे कि रोड का ढलैया हो रहा है ना, रोड का ढलैया हो रहा है, ये रोड पे काम चल रहा है, तो उसको सुबह से लेकर के शाम तक काम करवाया और शाम होते ही उसे 200 रुपए देकर के घर भेजवा दिया गया। बताओ, सुबह से लेकर के शाम तक करवा दिया गया, उसे काम करवाया गया है ना, हार्डवर्क करवाया गया और 200 रुपए में उसे घर भेजवा दिया गया, उसको 200 रुपए मजदूरी दी गई। तो 200 रुपए में उसे जो मजदूरी दी गई कि ये मानवोचित उसका जो निर्वाह मजदूरी हो पाया, क्या वो 200 रुपए अपना घर चला पाएगा, क्या 200 रुपए वो अपना घर चला पाएगा? जी नहीं। तो यहीं पर बोला गया है कि कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, जो उसकी जो मजदूरी हो सकती है ना, जो उसका जो न्यूनतम मिनिमम जो उसका जो आय हो सकता है वो आय उसको दिया जाए, निर्वाह मजदूरी दिया जाए। ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर काम करवाए, 100 रुपए 200 रुपए 250 रुपए से देकर के घर भिजवा दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी दिया जाएगा एवं कुटीर उद्योगों का विकास, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनका विकास किया जाएगा। आर्टिकल 33 क्लॉज ए देखते हैं। देखो ये भी संशोधन करके इसमें लिखा गया, अनुच्छेद 43 क्लॉज ए, उद्योगों के प्रबंधन। देखो केवल उद्योगों का विकास नहीं किया जाएगा। देखो मैंने आपको 42 में क्या पढ़ा है, आपको इधर देखो 42 में आपको 43 में पढ़ा है कि कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उसका विकास किया जाएगा। न केवल विकास किया जाएगा बल्कि उद्योगों का प्रबंधन, मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी। देखो केवल निर्वाह मजदूरी नहीं होगा, केवल मजदूरी नहीं करवाया जाएगा, बल्कि अगर उनकी काबिलियत है और उनके पास अगर ये नॉलेज है ना, उनके पास अगर नॉलेज है तो उद्योगों में, यहाँ उद्योगी नहीं होगा, यहाँ उद्योगों होगा, उद्योगों में, उद्योगों के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में भागीदारी, मतलब मजदूरों को अगर वो उनके अंदर काबिलियत है तो मैनेजमेंट का भी हिस्सा ले सकते हैं, मतलब वो मैनेजमेंट का भी हिस्सा ले सकते हैं। तो उद्योगों के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी, तो क्लोज ये आर्टिकल 43 क्लोज ए में वर्णन है कि केवल निर्वाह मजदूरी नहीं होगा बल्कि मैनेजमेंट प्रबंधन में भी वो भागीदारी ले सकते हैं। क्लोज बी देखते हैं, आर्टिकल 43 क्लोज बी देखते हैं, अनुच्छेद 43 के परंतु बी देखते हैं, इंग्लिश में हिंदी में परंतु बोला जाता है। तो आर्टिकल 43 क्लोज बी देखते हैं, तो इसमें पता है सहकारी समितियों का उन्नयन में विकास समझ लो, तो सहकारी समितियों का उन्नयन भी किया जाएगा, सहकारी समितियों का उन्नयन, ये आर्टिकल 43 क्लोज बी में वर्णन है। अब देखते हैं अनुच्छेद 44, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ट्रिपल स्टार लगा लेना, यहाँ पर ट्रिपल स्टार लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44, सभी नागरिकों के लिए एक समान यहाँ पर एक समान नागरिकों का संहिता है ना, एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया जाए। इसको यूनिफॉर्म
सिविल कोड। तो आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में यह वर्णन है, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगा। एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया गया, जिसको इंग्लिश में बोला गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया जाएगा। वर्तमान में लागू है केवल गोवा में, वर्तमान समय में लागू है। देखो सरकार ये चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन होता है, अभी चल रहा है ना, वन नेशन वन इलेक्शन चलना चाहिए। एक कानून होना चाहिए, एक समान कानून होना चाहिए, जिसमें सभी लोगों के लिए एक कानून बनना चाहिए, सभी लोगों के लिए एक ही कानून बनना चाहिए। एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। देखो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, एक समान नागरिक संहिता क्या है। अभी केवल इतना समझिए कि अनुच्छेद 44 में यह वर्णन है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, लागू करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। वर्तमान समय में लागू है केवल गोवा में। अब देखते हैं अनुच्छेद 45 देखते हैं। तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। मैंने आपको पढ़ाया था, फंडामेंटल राइट पढ़ाया था, आपको मौलिक अधिकार पढ़ाया था। तो अनुच्छेद 21 के काम में पढ़ाया था, अनुच्छेद 21 के काम में पढ़ाया था कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कहां से कहां तक? 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों तक अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी सरकार के द्वारा। लेकिन जब अनुच्छेद 45 देखते हैं, आर्टिकल 45 देखते हैं, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। पहला नंबर, 6 वर्ष से कम आयु की अगर पूछा जाए कि 6 वर्ष से कम बच्चों की अगर आयु है उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 में वर्णन है। लेकिन यह प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगा। तो दिस इज ये फंडामेंटल राइट, ये एक प्रकार से मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के काम में वर्णन है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। लेकिन 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ये अनुच्छेद 45 में वर्णन है। और साथ ही साथ उनका देखभाल भी होगा, मतलब उनका स्वास्थ्य का भी देखभाल होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि छोटे छोटे जो 5 साल के छोटे बच्चे, उनकी खांसी का टीका है ना, पोलियो का टीका लगाया जाता है, लेकिन सरकार इससे कोई पैसा चार्ज नहीं करती। तो ये किस अनुच्छेद के प्रावधान है, किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 45 में वर्णन है कि 6 साल के कम बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और उनका स्वास्थ्य का भी देखभाल किया जाएगा। देखो आप लोग देखा होगा कि आंगनबाड़ी में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो 5 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको आंगनबाड़ी में फ्री में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और साथ ही साथ वहां पर भोजन भी मिलता है। तो कहने का मतलब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य का प्रावधान है। तो जो आंगनबाड़ी में जो एजुकेशन दिया जा रहा है, जो शिक्षा दिया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को, तो किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान है, किस अनुच्छेद में ये वर्णन है? तो अनुच्छेद 45 में वर्णन है। अब देखते हैं अनुच्छेद 46 देखते हैं। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? तो SC ST दुर्बल वर्ग है ना, दुर्बल वर्ग इसको बोला गया OBC, अदर बैकवर्ड क्लास। तो SC ST है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, SC ST दुर्बल वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, दुर्बल वर्ग है ना, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए शिक्षा, आर्थिक विकास, शिक्षा के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक न्याय के लिए ये सुनिश्चित करना। मतलब कि अनुच्छेद 46 कहता है कि हम SC जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब्स है और जो दुर्बल वर्ग है, अदर बैकवर्ड क्लास, अदर जो बैकवर्ड क्लास है, मतलब SC ST और OBC के लिए शिक्षा संबंधी, आर्थिक विकास संबंधी और सामाजिक न्याय से संबंधित ये सुनिश्चित करता है कि इनका विकास करेगा। तो अनुच्छेद ये 46 में वर्णन है। तो अनुच्छेद 47 देखते हैं, प्राथमिक कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 47 में ये प्रावधान है, ये व्याख्या है कि प्राथमिक कर्तव्य होगा कि लोग स्वस्थ सुधार हेतु, लोगों का स्वस्थ सुधार हेतु ये सरकार का प्राथमिक कर्तव्य। देखो ये गवर्नमेंट का ये प्राइमरी कर्तव्य, प्राइमरी ड्यूटी है, प्राथमिक कर्तव्य है कि लोगों का स्वस्थ सुधार के लिए पोषाहार स्तर, मतलब कि पोषाहार स्तर जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए। तो पोषक आहार, यहाँ पर अगर इसको संधि विच्छेद करते हैं तो पोषक जो आहार, पोषक आहार मीन्स भोजन, पोषक आहार, पोषक मतलब जिसमें सभी प्रकार के विटामिन हो, है ना, सभी प्रकार के विटामिन हो, सभी प्रकार के उसमें पोषक तत्व। तो पोषक आहार, तो पोषक आहार स्तर एवं उच्च जीवन मतलब अच्छे जीवन का स्तर करने हेतु, मतलब उच्च जीवन मतलब कि एक अच्छे जीवन है ना, एक स्वस्थ जीवन के स्तर करने के लिए उच्च जीवन स्तर मतलब अच्छे जीवन के स्तर करने हेतु मीन्स के लिए, तो अच्छे जीवन बनाने के लिए या अच्छे जीवन, उच्च स्तर के जीवन बनाने के लिए मादक पेय मतलब जो अभी अल्कोहल वगैरह आते हैं, दारू शराब, ये जो है मादक पेय पदार्थ आ गया। तो उच्च जीवन स्तर करने के लिए मादक पेय पदार्थों व हानिकारक नशीले पदार्थों का सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास,
प्रतिषेध मीन्स प्रतिबंध मतलब रोक लगाने का प्रयास करती है सरकार के द्वारा। ये उसका प्राइमरी ड्यूटी है, ये प्राथमिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 47 में बताया गया। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी एक सिंगल स्टार लगा लेना। अनुच्छेद 47 में ये वर्णन है कि सरकार का ये प्राथमिक ड्यूटी होगा, सरकार का ये प्राथमिक कर्तव्य होगा कि लोक स्वस्थ सुधार हेतु, लोगों का स्वस्थ उनका हेल्थ सुधार के लिए पोषाहार भोजन होना चाहिए। उच्च जीवन स्तर करने के लिए मादक पे जो अल्कोहल होता है, जो ड्रिंक्स जो वगैरह करते हैं, अल्कोहल हो गया, शराब हो गया, दारू हो गया, तो मादक पेय पदार्थ व हानिकारक नशीले पदार्थ, हानिकारक नशीले पदार्थ में जितने भी प्रकार के जो नशीले पदार्थ आ गया है ना, तो जो हानिकारक नशीले पदार्थ है इनका सेवन का प्रतिषेध करना मतलब प्रतिबंध करना, रोक लगाना का प्रयत्न करती है, मतलब कोशिश करती है। कहने का मतलब ये राज्य सरकार का ये ना ये सरकार का ये प्राथमिक ड्यूटी है, प्राथमिक कर्तव्य है कि लोगों का सुधार होना चाहिए, स्वस्थ सुधार होना चाहिए, पोषक आहार मिलना चाहिए और उच्च जीवन व्यतीत करने के लिए, उच्च जीवन का स्तर व्यतीत करने के लिए मादक पेय पदार्थों को प्रतिबंध लगाना चाहिए, हानिकारक नशीले पदार्थों का प्रतिबंध करना चाहिए, हानिकारक नशीले पदार्थों का जो सेवन का जो प्रतिबंध करना चाहिए, जो सेवन करते हैं हानिकारक नशीले पदार्थों का जो सेवन करते हैं उनका प्रतिबंध करना चाहिए, प्रतिषेध करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। तो इनका प्रयत्न करती है, कोशिश करती है सरकार के द्वारा, वही उनका प्राथमिक कर्तव्य होता है, प्राइमरी ड्यूटी होता है ये सरकार का। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में बोला गया देखो बिहार में ना शराब बंद है, तो बिहार में जो शराब बंद है तो किस आर्टिकल के तहत बिहार सरकार शराब को बंद कर रखी है, तो आपको बताना होगा कि आर्टिकल 47 में ये प्रावधान है, ये सरकार का है ना, ये सरकार का प्राथमिक कर्तव्य होगा, ये प्राइमरी ड्यूटी होगा कि लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल रखे और जो हानिकारक नशीले पदार्थ होती है, जो मादक पेय पदार्थ होती है, जो अल्कोहल हो गया है ना, शराब हो गया, दारू हो गया, शराब दारू हो गया, जो मादक पेय पदार्थ हो गया, इवन जो देखा जाए जो हानिकारक नशीले पदार्थ होता है, इवन जो देखा जाए जो हानिकारक नशीले पदार्थ होता है, इनका भी सेवन का प्रतिबंध करती है, रोक लगाती है राज्य सरकार के द्वारा। इसीलिए बताना कि अनुच्छेद 47 के तहत अनुच्छेद 47 के तहत बिहार सरकार बिहार राज्य में दारू को, शराब को बंद कर रखी है। पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य में बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य में दारू, शराब ये सब चीजें जो हानिकारक जो नशीले पदार्थ होता है, जो मादक पेय पदार्थ होता है, उसको बंद कर रखी है सरकार, रोक लगा रखी है। तो किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है, किस अनुच्छेद के तहत ये बंद कर रखी है, तो अनुच्छेद 47 के तहत। अब देखते हैं अनुच्छेद 48 देखते हैं, आर्टिकल 48 देखते हैं, कृषि और पशुपालन संगठन। इसमें बताया गया है कृषि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में संगठन, सॉरी पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, कृषि एंड एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन संगठन। इसमें गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं को नस्लों का जांच पड़ताल एवं सुधार करना। अब देखो इसमें गाय आ गया, बछड़ा आ गया और दुधारू पशु मतलब जो दूध देती है, जो भी जानवर दूध देती है, उन सभी जानवरों का, दुधारू पशुओं को और गाय बछड़ों को सहित नस्लों का जांच किया जाएगा ताकि उनमें किसी प्रकार कोई बीमारी ना फैले, है ना। नस्लों का जांच पड़ताल किया जाएगा और सुधार किया जाएगा ताकि अच्छे से अच्छे है ना विकास हो सके, उन लोगों का भी विकास हो सके, गाय बछड़ों का, अन्य दुधारू पशुओं का। तो ये हो गया आर्टिकल 48। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी एक स्टार लगा लेना, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। अब देखते हैं आर्टिकल 48 क्लोज ए देखते हैं, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयत्न करना, मतलब कोशिश करना कि पर्यावरण का संरक्षण हो सके, जो पर्यावरण है उनका बचाव हो सके, संरक्षण हो सके। इसके अलावा वन्य मीन्स जंगल का भी संरक्षण हो सके और वन्य जीवों, तो वन्य में रहने वाले जीवों का भी संरक्षण हो सके। ये आर्टिकल 48 क्लोज ए में वर्णन है। आर्टिकल 48 में पहले वर्णन था, देखो आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48 में वर्णन था एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित इसमें वर्णन था। अनुच्छेद जब देखते हैं अनुच्छेद 48 देखते हैं तो इसमें कृषि और पशुपालन संगठन का वर्णन है, उल्लेख है। तो कृषि और पशुपालन संगठन का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 48 में। इसमें बताया गया था गाय, बछड़े व अन्य दुधारू पशुओं का नस्लों का जांच पड़ताल करना होगा और इसका सुधार करना होगा, ये अनुच्छेद 48 में वर्णन है। लेकिन जब 48 क्लोज ए देखते हैं, 48 क्लोज ए देखते हैं तो इसमें बताया गया पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण करना होगा, वन्य जीवों की रक्षा का प्रयत्न करना होगा। आपको कोशिश करना होगा कि पर्यावरण का संरक्षण हो सके और वन्य मतलब कि जंगलों का संरक्षण हो सके, पेड़ पौधे का अधिक से अधिक लगाओ, काटो नहीं लगाओ, और वन में रहने वाले जीवों का रक्षा करे, इसका आपको कोशिश करना है, प्रयत्न करना है कि वन्य जीवों को रक्षा मिल सके, उनको मतलब किस रक्षा कर सके, वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयत्न करना, मतलब कोशिश करना कि जो वन में रहने वाले जो जीव है, वन में रहने वाले जो जीव है उनकी सुरक्षा हो सके।
अब देखते हैं आर्टिकल 49 देखते हैं। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना। देखो जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होते हैं, जो राष्ट्र के स्तर के जो महत्वपूर्ण जो स्मारक होते हैं और जो स्थान है और वस्तुओं का संरक्षण करना होता है इसमें, जैसे कि ताजमहल हो गया, इंडिया गेट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, और बहुत सारे ऐसे जो राष्ट्रीय स्तर के जो महत्व होते हैं, जो स्मारक होते हैं और जो स्थान होते हैं और जो वस्तु होते हैं, जैसे वस्तु में आगे म्यूजियम वगैरह आ गया, तो म्यूजियम में बहुत सारे वस्तु होते हैं, तो उनका संरक्षण करना, उनका बचाव करना, वस्तुओं का बचाव करना और स्थानों का बचाव करना, मतलब कि देखभाल करना, और जो स्मारक होते हैं उनका भी देखभाल करना होता है। अनुच्छेद आर्टिकल 49 ये आपका दायित्व बनता है, ये आपका अधिकार है। अब देखते हैं अनुच्छेद 50 देखते हैं, आर्टिकल 50 देखते हैं, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका कार्यों का पृथक्करण। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक स्टार लगा लेना, क्योंकि मैं आगे भाग 5 पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा किस प्रकार से कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों में, मतलब कि दोनों को बंटवारा किया, बंटवारा नहीं किया गया, दोनों को शक्तियों का पृथक्करण किया गया, इसमें शक्तियों का पृथक्करण किया गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक्सिक्यूटिव, इसको एक्सिक्यूटिव इंग्लिश में बोला जाता है एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, जुडिशरी, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण किया गया, दोनों को शक्तियों का बंटवारा किया गया, दोनों को शक्तियों को पृथक्करण किया गया। ये अनुच्छेद 50 में वर्णन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक स्टार लगा लेना। अब देखते हैं अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। देखो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना, इसीलिए बॉर्डर पर जो आर्मी है ना, जो आर्मी जो खड़ी रहती है, तैनात रहती है, जो बीएसएफ रहती है, बीएसएफ, तो जो बीएसएफ है, आर्मी है, जो बॉर्डर पे, इसके अलावा जो एयरफोर्स हो गए, जो नेवी हो गए, तो इंडियन नेवी हो गई, इंडियन एयरफोर्स हो गई, इंडियन आर्मी हो गई, जो सुरक्षा करती है, जो इंटरनेशनल, जो राष्ट्रीय बॉर्डर पे है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे जो सीमा लगती है, जो साझा होती है ना, एक देश से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री से, जो इंटरनेशनल जो बॉर्डरी लगता है, तो जो इंडियन आर्मी होती है, इंडियन एयरफोर्स होती है, इंडियन नेवी होती है, जो इंटरनेशनल जो बाउंड्री होता है, तो वहां पर ये लोग तैनात रहते हैं, किस लिए? सेफ्टी हो सके, सुरक्षा बनाए रखे। इसीलिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ जो इंटरनेशनल बाउंड्री होती है, जैसे कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो बाउंड्री लगता है ना, तो उस जो इंटरनेशनल जो बाउंड्री है, तो उस इंटरनेशनल बाउंड्री पर जो इंडियन आर्मी खड़ी रहती है, तैनात रहती है, तो किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 के तहत, क्योंकि इसमें व्याख्या प्रावधान है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखे और सुरक्षा बनाए रखे। तो सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए है ना, इंटरनेशनल स्तर पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए, इसलिए वहां पर बीएसएफ, इंडियन आर्मी के जवान और इंडियन नेवी वहां पर तैनात रहती है। इंडियन नेवी हो गई, इंडियन एयरफोर्स हो गई, तो ये लोग तैनात रहते अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए। तो ये अनुच्छेद 51 में वर्णन है। तो हमारा अनुच्छेद 51 खत्म हो गया। तो भाग 4 पार्ट 4 में 36 से 51 अनुच्छेद आता है। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आता है। तो हमारा भाग 4 कंप्लीट हो गया। तो आज तक इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, क्योंकि आज हमारा भाग 4 था नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें भाग 4 आता है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 आता है। तो अनुच्छेद 51 हमारा समाप्त हो गया। अब देखेंगे भाग 4 के क है ना, जिसमें बताया गया मौलिक कर्तव्य। देखो आपका मौलिक अधिकार दिया गया, जैसे भाग 3 में आप लोगों ने देखा मौलिक अधिकार, दिस इज माई फंडामेंटल राइट, बोलते दिस इज माई फंडामेंटल राइट, ये मेरा मौलिक अधिकार है। तो उसी प्रकार से आपका एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, आपका ड्यूटी होना चाहिए। अगर आपको संविधान आपको अधिकार देता है तो आपका कर्तव्य भी देता है, आपकी ड्यूटी भी देता है कि अगर मुझे अधिकार मिल रहा है, जैसे कि मेरा अधिकार है, ये मेरा दायित्व है ये काम करने का, अगर मेरा ये अधिकार है तो आपको ये दायित्व मिलता है, आपको ये कर्तव्य भी मिलता है कि आप इस काम को करें, है ना, अब देश के लिए, राष्ट्र के लिए कोई अच्छा कार्य करें। तो न केवल अपना अधिकार को जानो, साथ ही साथ अपने कर्तव्य को भी जानो, अपनी ड्यूटी के भी जानो कि आपका ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। तो इंतजार कीजिए हमारा नेक्स्ट सेशन का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा भाग 4 के क मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आज तक इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।